हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन हब 1 2 3 पर। कैसे हैं आप सभी बेटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इसके पहले वीडियो में मैंने मार्केट क्या होता है, मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, मार्केट्स के टाइप्स क्या होते हैं और पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अच्छे से पढ़ लिया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। मार्केट का ही एक टाइप था फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मैंने समझ लिया था, हम लोगों ने समझ लिया था कि क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ फिर से बता दूँगी कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं उनका ट्रेडिंग होता है या फिर उनका क्रिएशन होता है। अब से फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या हमारे इंक्लूड होते हैं। शेयर होता है, डिबेंचर होता है, बॉन्ड होता है और डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसको हम लोग अपने इसी वीडियो में नेक्स्ट समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कैपिटल मार्केट आता है, मनी मार्केट आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में मनी लेंडर आता है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेडर, ब्रोकरेज मिलते हैं और सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। और जो भी सेलिंग और परचेजिंग करते हैं वो क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शन फिक्स किया रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए इस मार्केट में सेलिंग और परचेजिंग होता है। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बॉडी से फ्री रहता है, जिस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें मनी लेंडर और फाइनेंशियल कंपनीज आते हैं। जैसे आप मनी लेंडर को देखे होंगे, कभी किसी से कुछ प्राइस लेंगे तो कभी किसी से कुछ प्राइस लेंगे। तो ये हुआ अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट होता है, बेसिक मेन इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। और कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग और परचेजिंग होता है। मनी मार्केट के बेसिकली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट के मेन 2 कंपोनेंट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो वर्ड्स यूज होते हैं स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड मीन फॉर यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। मतलब मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है, अल्पकालीन कोष प्रोवाइड करता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग और परचेजिंग होता है, जिसका मैक्सिमम पीरियड हमारा होता है 1 ईयर का। जनरली मनी मार्केट्स इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। जनरली जो मनी मार्केट होता है वो वर्किंग कैपिटल का एक सोर्स होता है। और मनी मार्केट में जो भी सेलिंग एंड परचेजिंग होता है सिक्योरिटीज़ का वो 1 ईयर के लिए होता है। जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं गई एक बंदे राम के पास, उससे बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और मुझे वो 10,000 रुपये 1 ईयर में ही 1 ईयर में ही राम को रिटर्न करना होगा, 1 ईयर के अंदर। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, जिसका मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर का होता है, उसे मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मनी मार्केट जो होता है वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मनी मार्केट के जो भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर होते हैं वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। तो ये हुआ मनी मार्केट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला हमारा होता है कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर एक ऐसा मतलब प्रॉमिसरी नोट है जिसमें एक
एक बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा दूसरे बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से पैसा लेने के लिए इशू किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होगा? प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है जैसे मुझसे किसी ने पैसा मांगा तो मैंने उससे बोला कि मुझे एक लिखित रूप में दो, कि मुझे एक रिटन फॉर्म में दो कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रही हूँ तो तुम मुझे इतने समय बाद 1000 रुपया रिटर्न करोगे, क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसे ही तो किसी के ऊपर भरोसा हम लोग कर नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए उसके लिए हमें लिखित हर चीज़ लेना पड़ता है, रिटन फॉर्म में लेना पड़ता है, तो वो होता है हमारा प्रॉमिसरी नोट। अब द कॉमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। कॉमर्शियल पेपर 1990 में इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा इशू किया जाता है और जिनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है जो कि 3 से 12 महीने के बीच में होता है। सिंस कॉमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड सो दिस कैन बी इशूड बाय कंपनी हैविंग गुड रेपुटेशन। जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, इसीलिए ये उसी कंपनी द्वारा इशू किया जाता है जिसका बहुत ज़्यादा गुड रेपुटेशन होता है मार्केट में, जिसका बहुत अच्छा गुडविल होता है। द कॉमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स कॉमर्शियल पेपर के मेन इन्वेस्टर होते हैं। कॉमर्शियल पेपर को समझने के लिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक कंपनी है टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये रिलायंस के पास चला गया। अब रिलायंस से इसने 1 करोड़ रुपया मांगा। रिलायंस बोला कि मैं तुम्हें भाई 1 करोड़ रुपया क्यों दूँ, हो सकता है तुम मेरा पैसा लेके भाग जाओ, तो तुम मुझे किसी बैंक का कोई रिटन फॉर्म दो, कुछ ऐसा प्रॉमिसरी नोट दो, कुछ ऐसा रिटन फॉर्म में दो कि मैं तुम्हें पैसा जब दूँ तो तुम उसे एक पर्टिकुलर डेट पे रिटर्न कर दोगे। तो टीसीएस जो गया एसबीआई के पास, एक कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एसबीआई का एग्जांपल ले रही हूँ। टीसीएस जो गया वो एसबीआई के पास गया और बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और रिलायंस कंपनी से मैं लेने वाला हूँ, लेकिन उसने एक कॉमर्शियल पेपर, एक प्रॉमिसरी नोट मांगा है। तो एसबीआई ने 1 करोड़ रुपए का कॉमर्शियल पेपर रिलायंस को रिटन फॉर्म में दे दिया, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब रिलायंस को विश्वास हो जाता है कि जब मैं एसबीआई ने मुझे कॉमर्शियल पेपर रिटन फॉर्म में दे दिया है तो अगर टीसीएस मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर पाता है तो एसबीआई ज़रूर करेगा। तो अब क्या करेगा, रिलायंस टीसीएस को पैसा नहीं देगा, एसबीआई को देगा 1 करोड़ रुपए और एसबीआई क्या होगा, अपना जो भी कमीशन होगा, मान लीजिए 10%, उसको कट करके जितना बचा हमारा पैसा 1 करोड़ में से 10% कट करके उसको टीसीएस को दे देगा। तो ऐसे एसबीआई को भी फ़ायदा हो गया 10% का। तो कॉमर्शियल पेपर एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है जो एक कॉरपोरेट सेक्टर दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर से लोन लेने के लिए बैंक द्वारा इशू किया जाता है। इसमें इंटरमीडियरी का काम बैंक करता है। तो ये हुआ कॉमर्शियल पेपर। अब कॉमर्शियल पेपर डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट आएंगे ट्रेजरी बिल। ये भी एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तब वह आम पब्लिक में ट्रेजरी बिल इशू करता है। मेन बात ये है कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इस ट्रेजरी बिल पे कि हम इसको ख़रीद लें, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ये एक तरह से बिल्कुल रिस्क फ्री है। तो वो होता है ट्रेजरी बिल। प्रेजेंट टाइम में ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा 3 टाइप के इशू किए जाते हैं। एक 91 डेज़ का, एक हमारा 91 डेज़ का, दूसरा 182 डे का और तीसरा जो है वो 364 डेज़ का इशू किया जाता है। दीज बिल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिनका मोल भाव किया जा सके, मतलब ऐसा बिल जिसका फेस वैल्यू चेंज हो सके, जिनको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के लिए ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दीज आर कंसीडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट
एज दीज आर इशूड बाई RBI। ये RBI द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इसीलिए एक सबसे ज़्यादा सेफ़ है। दीज मैच्योरिटीज़ पीरियड ऑफ द ट्रेजरी बिल वेरी फ्रॉम 14 to 364 डेज। ट्रेजरी बिल का जो होता है मैच्योरिटी पीरियड वो 14 से लेके 364 दिन के बीच में होता है। तो ट्रेजरी बिल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हमारा कॉमर्शियल पेपर की तरह ही है, लेकिन कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो एक कॉरपोरेट सेक्टर को जब दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर से लोन लेने की ज़रूरत होती है, तब जिस कॉरपोरेट सेक्टर को लोन की आवश्यकता होती है वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है और एक प्रॉमिसरी नोट उससे लेता है ताकि वो दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर को वो प्रॉमिसरी नोट दिखा के लोन ले सके। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो होता है जब बैंक को लोन की आवश्यकता होती है, जब बैंक को लोन की नीड होती है, तब जो पेपर इशू किया जाता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। जैसे वहाँ पे जैसे SBI हमारा बैंक है, इसको लोन की आवश्यकता हुई तो ये गया TCS से बोला कि मुझे इतने की ज़रूरत है। जब कोई कॉमर्शियल बैंक किसी कॉरपोरेट सेक्टर से लोन लेती है तो उसके लिए जो पेपर इशू करती है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी विथ अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है इस पे जो गवर्नमेंट उस कॉरपोरेट सेक्टर को देगा जिससे उसने लोन लिया है, बैंक उस कॉरपोरेट सेक्टर को देगा जिसने उससे लोन लिया है। जैसे SBI ने TCS से लोन लिया तो SBI मान लो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो SBI जो होता है वो अपने लोन पे TCS को 10% इंटरेस्ट रेट देगा। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डायरेक्ट बैंक ही लोन लेता है। मैच्योरिटी डेट इशूड बाई अ बैंक दैट सीक टू रेज फंड फ्रॉम द सेकेंडरी मनी मार्केट। और ये जो होता है वो सेकेंडरी मनी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए एक टाइप का डिपॉजिट है। अब कॉल मनी, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि कॉल मनी क्या होता है। जब एक ऐसा बैंक जिसको शॉर्ट टर्म के लिए लगभग 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 14 दिन के लिए उधार लेना रहता है, मनी का शॉर्टेज हो जाता है, तो वो किसी ऐसे बैंक से लोन लेती है जिसके पास सरप्लस है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास फ़ंड का शॉर्टेज हो गया तो वो SBI है जो उसके पास फ़ंड का सरप्लस है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा गया SBI से बोला कि मुझे इतना लोन चाहिए कॉल मनी के थ्रू, तो वो हो गया हमारा कॉल मनी। मतलब कि द मनी बोरोड एट लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज़ जनरली 1 डे। ऐसा मनी उधार एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो मनी उधार दिया जाता है वो कॉल मनी होता है। मतलब जब SBI फ़ोन करेगा तो बैंक को, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा को उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हमारा हुआ कॉल मनी। मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी, ज़्यादातर बैंक कॉल मनी यूज़ करते हैं। तो कॉल मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लगभग 1 या 2 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो सरप्लस फ़ंड वाले बैंक के पास जाता है और उससे लोन लेता है। और जब सरप्लस फ़ंड वाला बैंक मीन्स SBI जब भी फ़ोन करेगा तब बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट का जस्ट अपोजिट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट नहीं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का परचेजिंग एंड सेलिंग होता है। लॉन्ग या मीडियम टर्म जनरली 1 से ऊपर और 5 ईयर तक होता है, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो 5 ईयर से ज़्यादा का होता है। तो द कैपिटल मार्केट्स वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर एंड बॉन्ड आर इशूड टू रेज मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड ऑल्सो वर द सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का परचेजिंग एंड सेलिंग जिस मार्केट में होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। कैपिटल मार्केट होता है वो रेगुलेट किया जाता है सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है 1992 में, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कैपिटल मार्केट का जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी प्रोसीजर है वो सेबी ही डिटरमाइन करता है, और उधर मनी मार्केट में RBI डिटरमाइन करता है। कैपिटल मार्केट का हमारा पहला है प्राइमरी मार्केट। तो द प्राइमरी मार्केट इज वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड
प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएट किया जाता है, मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई अनलिस्टेड कंपनी, कोई नई कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज़ को जनता को ख़रीदने के लिए ऑफ़र करती है, वो हमारा होता है प्राइमरी मार्केट। जैसे मेरा एक कंपनी है एजुकेशन हब 123 नाम से, तो मैं पहली बार गई उस प्राइमरी मार्केट में और अपना सिक्योरिटी इशू किया, पहली बार जनता को बुलाया कि आइए और मेरा सिक्योरिटी ख़रीदिए। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे पहली बार सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इन दिस मार्केट दैट फर्म सेल न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। इस मार्केट में जो फर्म होता है वो नया स्टॉक, नया शेयर या नया बॉन्ड या नया डिबेंचर पब्लिक को पहली बार इशू करता है, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटी को जनता के लिए इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और पहली बार इशू करती है उस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। एन IPO अकर्ड व्हेन अ प्राइवेट कंपनी इशूड स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने बता दिया। अब प्राइमरी मार्केट को एक सिंपल टर्म में डिफाइन करना होगा तो द प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड। जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का निर्माण किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जस्ट प्राइमरी मार्केट का अपोजिट, जहाँ पे प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। मतलब जो सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में इशू कर दी गई हैं, कंपनी ने बेच दिया और इन्वेस्टर ने ख़रीद लिया, अब वो इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत हुई तो वो आया सेकेंडरी मार्केट में, एक ऐसे मार्केट में जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को बेच के तुरंत कैश प्राप्त कर सकता है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे पहले से प्राइमरी मार्केट में इशू सिक्योरिटी का परचेजिंग और सेलिंग होता है वो सिक्योरिटी मार्केट होता है। जैसे राम एक बंदा है जिसने मेरे कंपनी एजुकेशन हब 123 का प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी ख़रीद लिया है, तो अब वो आया राम आया कहाँ इसमें सेकेंड ऐसे मार्केट में जहाँ पे वो अपना सिक्योरिटी श्याम को बेच दिया और श्याम इसके बदले में इसको पैसा दे दिया। अब श्याम क्या करेगा, किसी और को बेचेगा, गोपी को बेचेगा। तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड ऑल स्टॉक एक्सचेंज वेयर इन्वेस्टर बाई और सेल देयर सिक्योरिटी विथ अदर इन्वेस्टर। सिक्योरिटी मार्केट में सभी तरीके के स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर के साथ, लेकिन प्राइमरी मार्केट में नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनी होता है जो अपने शेयर को बेचता है और इन्वेस्टर खरीदते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ढेर सारे इन्वेस्टर रहते हैं जो सेलिंग और परचेजिंग सिक्योरिटीज़ का करते हैं। सेकेंडरी मार्केट्स प्रोवाइड द लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड इवन फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो इन्वेस्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसे राम को पैसे की ज़रूरत हुई तो मार्केट में गया और तुरंत अपना सिक्योरिटी बेचा, मतलब अपना शेयर बेच दिया, श्याम उसको ख़रीद लिया, तो राम का पैसे का नीड पूरा हो गया। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी मार्केट। अब नेक्स्ट हम चलेंगे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। थर्ड हमारा था फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे करेंसी का परचेजिंग और सेलिंग होता है। जैसे एक देश है USA, वो जापान के साथ अपना ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो USA है वो जापान को US डॉलर में ही पेमेंट कर रहा है, तो ये किस जगह पे होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मीन्स ऐसा मार्केट जहाँ पे करेंसीज का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर कहते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है। जो भी काम किया जाता है, जो भी ट्रेडिंग एंड सेलिंग की जाती है, बाइंग परचेजिंग जो भी किया जाता है सब कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। तो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फॉरेक्स, FX और करेंसी मार्केट भी कहते हैं। इज़ अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड और ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसी। करेंसी के ट्रेडिंग के लिए एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है फॉरेन मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर बाय गवर्नमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी में बदलना। जैसे हमारा जो रुपीज़ है वो डॉलर में काउंट होता है, तो हमारा जो $1 के बराबर लगभग 77 या 78 रुपये रुपीज़ चल रहा है, तो ये हमारा एक्सचेंज हुआ। मतलब $1 इज़ इक्वल टू 78 रुपीज़ मान लेते हैं, तो वो हमारा
फॉरेन एक्सचेंज हुआ। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे करेंसी का सेलिंग और परचेजिंग होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख रहे हैं। एग्जांपल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ एन US बेस्ड कंपनी डूइंग बिजनेस विद अ कंपनी इन जापान एंड पेइंग देम इन US करेंसी, तो वो फॉरेन मार्केट हुआ। अब हम यहाँ पे लगभग होल में पूरा समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल एसेट्स का परचेजिंग, सेलिंग या ट्रेडिंग होता है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है और इसको गवर्न किया जाता है सेबी द्वारा। और मनी मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है और इसको RBI द्वारा गवर्न किया जाता है। कैपिटल मार्केट में दो मेन कंपोनेंट हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे नए सिक्योरिटीज़, जो पहली बार सिक्योरिटीज़ का इशू जिस मार्केट में होता है, वो पहली बार जनता के लिए सिक्योरिटी का इशू जिस मार्केट में होता है वो प्राइमरी मार्केट है। और सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे पहले से इशूड सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग और सेलिंग होता है। तो ये हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस एक पूरे वीडियो में कवर हो गया है। अब एक वर्ड मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है हुज वैल्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन अ अंडरलाइंग एसेट्स और अ ग्रुप ऑफ एसेट्स, जिसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, अंडरलाइंग एसेट्स पर डिपेंड करता है। जैसे क्या है, राम को क्रिकेट देखने जाना था, तो राम गया वहाँ पे, तो क्रिकेट काउंटर पे जो काउंटर पे से टिकट सेल कर रहा था उसने बोला कि टिकट सारा सेल हो चुका है, 20,000 का जो हमारा था वो टिकट था। तो राम बहुत उदास हो गया और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर जाता है उस ग्राउंड का कोई अंदर का ही आदमी रहता है, वो आता है और बोलता है मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूँ, इस लेटर को लेके जाओ, तुम काउंटर पे जाओगे तो तुम्हें टिकट्स मिल जाएंगे। तो राम बहुत खुश हो जाता है कि मुझे क्रिकेट देखने को मिलेगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। तो फिर राम चला जाता है अपने घर। फिर दूसरे दिन मार्केट में उसका जो प्राइस होता है टिकट का वो बढ़ के 25,000 हो जाता है। तो 25,000 हो जाता है, लेकिन लेटर में कितना प्राइस मेंशन है? 20,000। तो डेरिवेटिव्स का प्राइस कितना हो गया? 5,000। अब राम क्या करता है? राम टिकट खरीद नहीं कर पाता है क्योंकि जिस दिन टिकट लेना रहता है उसके दूसरे दिन ही उसी दिन राम चला जाता है अपने रिलेटिव्स के यहाँ। तो उस लेटर का जो प्राइस होता है वो कुल मिला के 0 हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डेरिवेटिव्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करता है और इसका वैल्यू जो होता है उसका एक्सपायरी डेट भी होता है। जब राम टिकट नहीं खरीद पाया, अपने रिलेटिव्स के यहाँ चला गया, तो जो डेरिवेटिव्स है लेटर, उसका प्राइस हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स हो गया लेटर और अंडरलाइंग एसेट्स हो गया टिकट। इसी तरह मिल्क, कर्ड और चीज़ में भी हम कर सकते हैं। मिल्क हमारा अंडरलाइंग एसेट्स हो गया और जो कर्ड है वो भी मिल्क से बनता है, दही मतलब मिल्क से बनता है और चीज़ भी मिल्क से ही बनता है। दोनों की प्राइस तो डिफरेंट हैं चीज़ और कर्ड का, लेकिन अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो क्या हो गया? चीज़ और कर्ड का भी प्राइस बढ़ेगा। तो ये डेरिवेटिव्स हो गया जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। अब जब यही डेरिवेटिव शेयर, बॉन्ड ये सब होते हैं तो इसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा जो भी कमी हो बताइए, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में हम नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।